नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण पर ही आज चर्चा करेंगे। वैसे तो उनके भाषण को हम कई खांचों में बांट करके विश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत के कदमों को रोकना चाहती हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, हमें अमेरिका के रूप में जो धमकाने सटकाने की कोशिश हो रही है, बिना ये सोचे समझे कि आज भारत विश्व की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर चल रहे हैं पिछले 5 साल से। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति 8वें नंबर पर हैं लोकप्रियता के मामले में। जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी 6.5 से रन कर रही है और अमेरिका की 1.5 से। इसके बावजूद एक गुरूर उनके भीतर, अहंकार, आई एम द बॉस और अपने आप को दुनिया का शहंशाह मानना। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने तो कह भी दिया था कि अब इस दुनिया को शहंशाह नहीं चाहिए, बराबरी के स्तर पर बात करिए। तो ये जो धमकाने सटकाने और दबाव में लेकर के अपनी मन मर्जी करवाने का जो तौर तरीका अभी तक अमेरिका का रहा है, जिसमें बहुत सारे देश आ भी गए हैं, लेकिन भारत हो, रूस हो, चीन हो, ब्राजील हो, ऐसे 4-5 देश हैं जिन्होंने अमेरिका की इस गीदड़ भभकी में आने से इनकार कर दिया है। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया है, न केवल भारतवासियों को, राष्ट्र के नाम उनका संदेश जरूर होता है, लेकिन दुनिया भी बड़ा ध्यान से और कान लगा करके सुनती है और खास तौर से 2014 के बाद कुछ ज्यादा ही संजीदगी से सुन रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उनको जोड़ करके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के भीतर और देश के बाहर जो ताकतें खेल करती रहती हैं, उनके लिए क्या संदेश दिए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री के कुल उद्बोधन को आप किस तरीके से लेते हैं साहब? प्रधानमंत्री का ये आज 12वां भाषण था लाल किले की प्राचीर से, और मैंने प्रधानमंत्री को इतना आश्वस्त और इतना आत्मविश्वास से भरे हुए कभी नहीं देखा। और उन्होंने किसी का भी नाम लिए बगैर सबको संदेश बहुत साफ दे दिया। और अगर आप ध्यान दें तो पीएम ने पिछले कई भाषणों में भगवान राम का नाम लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया है। आज उन्होंने गांडी उठा लिया है, और गांडी यानी जो अर्जुन का जो धनुष था, और आज उन्होंने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का भी हवाला दिया है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही एक बहुत तपे हुए राजनेता, बहुत ही तपे हुए स्टेट्समैन की तरह अपनी बात रखी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस किया, देश की अर्थव्यवस्था को एड्रेस किया, कांग्रेस को एड्रेस किया, देश के अंदर छुपे हुए जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, उसको एड्रेस किया। देश में जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, सीमावर्ती राज्यों में, बंगाल में, कुछ झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में और तमिलनाडु में भी हो रहा है। जो जो वहां पे मजहबी कन्वर्जन हो रहे हैं, लोग ईसाई बनाए जा रहे हैं, कुछ कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी यही सब हो रहा है। तो उन्होंने एक डेमोग्राफिक कमीशन की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, अगर अगर सिलसिलेवार ढंग से लें, तो उन्होंने संदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप को।
और आज ही के दिन अमेरिका का जो बॉर्डर है रशिया के साथ अलास्का में कुछ ही समय बाद, शायद कुछ घंटे बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की वार्ता होने वाली है। मुद्दा है यूक्रेन वॉर। लेकिन चर्चा क्या होगी? लेकिन एजेंडा में कौन है? इंडिया। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि यदि अमेरिका रशिया की वार्ता सफल नहीं होती है तो इंडिया पे हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ-साफ बता दिया और दोहराया, बल्कि उन्होंने ये जो बात उन्होंने लोकसभा में कही थी कि हम किसानों और पशुपालकों और जो फिशिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी बात जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पष्ट चुनौती दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमें किसी की लकीर को छोटा नहीं करना है, अपनी लकीर को बड़ा करना है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है, और ये भी कह दिया कि हमें अपना सोशल मीडिया बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो बार-बार ये दावा करता है कि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार में अमेरिका को घाटा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये आज डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आपकी 100 से अधिक कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं और अरबों डॉलर का मुनाफा साल में कमाती हैं। उसमें सबसे बड़ी है गूगल, मेटा यानी जो फेसबुक की मालिक है, जो व्हाट्सएप की मालिक है और ट्विटर है, ये सारी कंपनियां और इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सारी कंपनियां और माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनी और बाकी उनको छोड़ दें, कोका कोला, पेप्सी कोला और ये केंटकी फ्राइड चिकन और ये डोनाल्ड और ये मैकडोनल्ड पिज्जा, ये सब छोड़ दें। और अमेरिकी ऑटो कंपनी और जो मोटरसाइकिल के लिए परेशान थे ट्रंप, वो हार्ले डेविडसन और तमामों कंपनियां इंडिया में व्यापार कर रही हैं। भारत से कई लाख छात्र हर साल अमेरिका पढ़ने जाते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी को जो साल में फीस देते हैं वो $25 बिलियन है। और जो उसके अलावा जो साल में वहां रहते हैं, जो वो पैसा खर्च करते हैं, दैट इज मोर देन 9 to 10 बिलियन डॉलर। और प्लस वो जिस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, उसमें भी यूएस एयरलाइंस को भी बहुत बड़ा बिज़नेस मिलता है। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर ने आज आईना दिखाया कि आप भारत जैसे मार्केट को इग्नोर करके की उपेक्षा करके, उसके प्रति इतना अनफ्रेंडली रवैया अपना करके अपनी राजनीति नहीं कर सकते। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो बहुत बड़े लोग कहलाते हैं, यूरोपियन यूनियन ने तुरंत अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने कर दिया, कनाडा ने कर दिया, ब्राज़ील सबने कर दिया, चाइना ने कर दिया। चाइना ने भी डील कर लिया और कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है जिसका जिसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में या बैटरी में और जो एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह तमाम मामलों में होता है, चाइना ने डील कर लिया। और उसके बाद अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो जो प्रतिबंध है उसको टाल दिया 90 दिन के लिए बाय द एंड ऑफ नवंबर। लेकिन भारत ने अभी तक अमेरिका से कोई समझौता नहीं किया। अकेला देश भारत है। पूरे दुनिया में चर्चा भारत की हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने आज दृढ़ता से ये बता दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत अपनी शर्तों पे ही जो भी समझौता करेगा और भारत अपने अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर के लिए किसी भी वर्ग के हित पर समझौता नहीं करेगा। ये बात भी बता दूं कि अमेरिका की ओर से भारत को ये बार-बार कन्वे किया गया है कि जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इनको हटाइए। ये बहुत टफ है और ये हमारी कोई बात सुनते नहीं है। इनके ऊपर हमारी किसी बात का असर नहीं होता है। तो अमेरिका को ये बता दिया गया कि आप चाहें तो अपना बदल लीजिए, हमारे जो जो मिनिस्टर हैं वो नहीं बदलेंगे। तो और आज और जो भारत में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ये जो सुदर्शन चक्र का जो आज उल्लेख किया, साफ दुनिया को बता दिया कि दुनिया में महाभारत चल रहा है और इस समय भगवान कृष्ण की नीति ही काम आएगी। और हमारे शास्त्रों में और परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। कलयुग के जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण हैं।
और भगवान कृष्ण कितने बड़े स्टेट्समैन थे, कितने बड़े रणनीतिकार थे, कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे और उनका आज की जो आज की जियोपॉलिटिक्स है और जो आज के अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल समीकरण है, उसको समझने के लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर द इंडिया वे उनकी एक छोटी-सी किताब है। अगर लोग उसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और वो समझ पाएँगे। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे हनुमान जी कितने बड़े डिप्लोमैट थे, अंगद कितने बड़े डिप्लोमैट थे। उन्होंने सारे देवताओं को, आदि पुरुषों को आधुनिक संदर्भ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत साफ बता दिया कि कि इतिहास से तो उसको शिक्षा ली जाती है, जो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा था, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी लोगों को आगाह किया कि जो सुरक्षा कवच हैं, हमारे मिलिट्री के अलावा जो हमारे धार्मिक और जो सिविलियन इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर हैं और ये या ये चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं और मस्जिद हैं, इन पर भी हमला हो सकता है और लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि जुलाई 2005 में अयोध्या में उस समय के अस्थायी राम मंदिर पे हमला हुआ था और एक जिहादी डॉक्टर था दिल्ली का, वो अभी जेल में है। और राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर अयोध्या में बन रहा है। तो यानी अभी भी अयोध्या के ऊपर जिहादी हमले की प्रबल संभावना बनी हुई है, वो खतरा अभी टला नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर पे हमला करने का प्रयास किया था, जिसको भारत की वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। तो आज का प्राइम मिनिस्टर का भाषण देश के, विदेश के और देश की आंतरिक राजनीति के, देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस के द्वारा जो वोट के नाम पर जो जिहाद किया जा रहा है, उसके लिए सबको स्पष्ट संदेश दिया है और एक बहुत ही मंजे हुए स्टेट्समैन की तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने सबको आज आज बता दिया और ये लोगों को पता ही होगा कि आज के 15 अगस्त के समारोह का कांग्रेस के दोनों नेता शामिल नहीं हुए। लीडर अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का कोई नेता इस समारोह में नहीं आया, सोनिया गांधी भी नहीं आई और जिनको भी इनवाइट किया गया कोई नहीं आया। और तर्क ये दिया जा रहा है कि ये साहब जो है ये प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी से बना प्राइम मिनिस्टर है, अवैध प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर के हम प्राइम मिनिस्टर को वैधता नहीं दे सकते। हालाँकि कांग्रेस द्वारा ये अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है, अनऑफिशियली कांग्रेस की ओर से यही मैसेज जो है मीडिया को दिया जा रहा है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कर दिया है और 11 साल में जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनुभव अर्जित किया, जो उन्होंने देश के मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अनुभव अर्जित किया, जो उन्होंने जो मेहनत की, दुनिया का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रम्प जैसा जो एक जक्की आदमी आ गया है, उसको उन्होंने बता दिया है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक सुखद संयोग है कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन की वार्ता प्रारंभ होने के 8 घंटे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रम्प को ये संदेश दे दिया। और ये ट्रम्प और पुतिन की वार्ता की सफलता को जो भारत से लिंक किया जा रहा था, वो भी बात अब साफ हो जाएगी कि भाई सबसे ज़्यादा तो रशिया से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट चाइना कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, अमेरिका खुद जो है फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट कर रहा है, यूरेनियम इम्पोर्ट कर रहा है और भी क्रिटिकल मटेरियल इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन सारी ज़िम्मेदारी भारत की है कि हम यूक्रेन की वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं। तो आज का प्राइम मिनिस्टर का ने आने वाले 4 साल के लिए जो देश का पॉलिटिकल रोड मैप देश के अंदर का है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का स्टैंड क्या होने जा रहा है, ये बहुत साफ कर दिया है। और पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो जनरल मुनीर जो हैं, जो उनके फील्ड मार्शल हैं, जो वो 2 बार मिल चुके हैं वो 2 बार अमेरिका जा चुके हैं।
पहली बार तो ट्रम्प कैसे ने उनको लंच पे इनवाइट किया था। दूसरी बार वो अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन के बड़े अफसरों से मिले। तो पाकिस्तान को जो भी भ्रम हो रहा होगा कि हम तो इंडिया से निपट लेंगे, और पाकिस्तान में भी आज मैंने देखा है उनके मीडिया में, खास करके ये जो जो उनके वीडियो चैनल्स में इस बात को लेके एक एक कंसर्न जताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का रवैया अभी भी बहुत आक्रामक बना हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को कल ही बहुत साफ चेताया है कि टेम्पर डाउन योर रेटरिक, आप अपने शब्द आडंबर को थोड़ा कम करें। वो और आपकी एक गलती के बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि रिसेंटली अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई में हुआ था। तो सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को संदेश दे दिया है 2-2। और आज ये प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया है, हमें अब ये उम्मीद करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बाद क्या होता है ये तो अगले 4-5 घंटे में सामने आ जाएगा, रात में 12-1 बजे तक। लेकिन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो देश की राजनीति है, जिस तरीके से तिल को ताड़ बनाया जा रहा है, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठा-लट्ठा हो रहा है। राहुल गांधी लगातार जो है वोट के ऊपर जिहाद की मुद्रा में हैं, और 17 अगस्त से बिहार में यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो आदेश दिया है, रोल पब्लिश हो गई है 1 अगस्त को। 5 बार उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। आधार कार्ड को जो है मान्य नहीं किया है, लेकिन कहा है कंसीडर करें। हाँ, ये कहा है कि जिन लोगों के नाम आपने वोटर लिस्ट से निकाले हैं, वो लिस्ट पब्लिश कर दें। तो आयोग के पास वो आंकड़ा मौजूद है, उसको पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि और ये अब ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। अब जो है ग्लोबल शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ, जो भारत के का जो राइज़ हो रहा है एट द जियोपॉलिटिकल लेवल, एट मिलिट्री लेवल एंड एट इकोनॉमिक लेवल, उससे पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका चिंतित है कि हमारी दुनिया में चौधराहट को भारत से चुनौती मिल रही है। चुनौती चीन से भी मिल रही है, लेकिन भारत बड़ी चुनौती इसलिए है कि वास्तविक लोकतंत्र दुनिया में कहीं है तो भारत में है। और चाइना क्लोज़ सोसाइटी है, वहाँ पे तो एक पार्टी का राज है, वो तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ जो सरकार चाहती है वही होता है। भारत एक ओपन सोसाइटी है, भारत एक खुला समाज है। लोगों को लगता होगा कि भारत में, और जिन लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है, उनको एक बार ब्रिटेन के मीडिया को देख लेना चाहिए। जो उनका बीबीसी है, वो सरकार का भोंपू है। अमेरिका का कोई भी अखबार जो होता है, वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है। और ख़ास करके जो 2 अखबार हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये वॉशिंगटन पोस्ट, ये तो बाकायदा इनकी सारी नीतियाँ सीआईए तय करती है। तो उनको ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि भारत में जो है प्रेस की आज़ादी पे कहीं कहीं कोई नियंत्रण है या कोई छूट में कमी है। यूरोप का मीडिया, यूरोप का, नेटो का देशों का पूरा मीडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया पूरा अपने देश की सरकारों के हित के अनुसार काम करता है। वो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं आता, किसी दल की सरकार हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज सारे जाले साफ कर दिए हैं, सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। किसी और हाँ, उन्होंने ये भी संकेत बहुत साफ दिया, ही इज़ ओपन टू टॉक्स, टू डायलॉग विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, प्रोवाइडेड आपके पास इश्यू होना चाहिए। तो अब देखना है कि कांग्रेस फर्जी मुद्दों पर सरकार के खिलाफ टकराव के मुद्दे पे बरकरार रहती है, और उसके स्टैंड में परिवर्तन नहीं आता है, या कांग्रेस के ऊपर का जो अपना इतिहास है 135 साल पुराना, 40 साल पुराना, और अभी भी कुछ वहाँ पे गंभीर ज़िम्मेदार लोग अगर बचे हुए हैं, जो राहुल गांधी को ये सलाह दे सकते हैं कि हमें अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ-साथ राष्ट्र हित के बारे में भी सोचना चाहिए।
ये बात अब आने वाले 2 दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि 17 से राहुल की यात्रा शुरू हो रही है, आज 15 हो गई है, तो बस केवल जो है कल की बात और है। जी। भट्ट साहब, आपको लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी की सलाह मानेंगे या मानते हैं? और जो इन्होंने आत्मघाती रवैया अपना लिया है, इनकी लेजिटिमेटी से क्या होगा? क्या इससे सरकार अमान्य हो जाएगी? और अगर ये वाकई इस सरकार को मान्यता नहीं देते, तो सदन में क्यों बने हुए हैं? सदन में भाषण क्यों देते हैं? दूसरी बात ये है कि फिर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? फिर सेना को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? फिर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उनके दुष्प्रचार के साथ खड़े हुए क्यों दिखाई देने लगते हैं? क्या आपको नहीं लगता, और बहुत सारे दर्शकों को भी ये लगता होगा, कि अगर मोदी की जगह पर प्रधानमंत्री कोई और होता, अगर इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ये जांच पड़ताल ना होती, आरोप पत्र दाखिल ना होता, इनके ऊपर तलवार ना लटकती, इनके जीजा श्री उनके खिलाफ भी शिकोहपुर भूमि घोटाले में आरोप पत्र दाखिल ना होता, तो शायद जो निराशा, जो हताशा और जो बदहवासी की स्थिति दिखाई दे रही है इस परिवार में, वो इस स्तर तक ना आती। एक सोनिया गांधी के बारे में एक किताब है, द रेड साड़ी। मैं ज़रा उसको जरा बगल से उठा लूँ। अ उस किताब का लेखक एक अंग्रेज़ है, ये ज़ेवियर मोरो। इसका जो कुल मिला के जो इसका लबो-लबाब है कि गांधी परिवार किसी ना किसी तरीके से येन-केन प्रकरण, साम-दाम, दंड-भेद हर तरीके से सत्ता में रहना चाहता है या सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहता है, ताकि वो जेल ना जाए। और जो जो नेशनल हेराल्ड केस है, आपको मालूम है वो बहुत गंभीर केस है, और उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। और वो सेशन कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, सारे साक्ष्य हो चुके हैं, उसमें किसी भी दिन फैसला आ सकता है। तो ये तो एक मामला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 11 साल की सरकार को छोड़िए, जब अटल जी की सरकार 6 साल चली है, उसमें सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने हर संभव क्या षड्यंत्र नहीं किया था सरकार को बदनाम करने का। वो तहलका वाला कांड, तहलका टेप कांड आपको याद ही होगा। किस तरीके से बंगारू लक्ष्मण को 5 लाख रुपए, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको 5 लाख रुपए देने का नाटक किया गया, उनको फँसाया गया और अंततः उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनका देहांत भी हो गया। तो कांग्रेस का जो और जो एक कश्मीर फाइल फ़िल्म में डायलॉग था कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है। तो कांग्रेस का ये सिस्टम लगातार कमज़ोर हो रहा है। सरकार को, सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट करने की क्षमता उनकी लगभग समाप्त हो चली है। इसी का परिणाम है कि आज वो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को एकदम ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं। आज बुलंदशहर में एक कांग्रेस के लोगों ने होर्डिंग लगाई थी, तीनों इलेक्शन कमिश्नर की फोटो के साथ, वोट चो ये तीनों वोट के चोर हैं। बाद में उसको हटा दिया पुलिस ने, और मेरी खबर है कि कुछ और जिलों में भी ऐसा करने की योजना है उनकी। जबकि ये बहुत ही गैर कानूनी और ऑफेंसिव एक्शन है। किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह का प्रचार नहीं किया जा सकता, नहीं किए, और ये कानून सम्मत नहीं है। तो कांग्रेस अब, मेरा मानना है कि कांग्रेस जिस राह पे चल चल रही है, इन्होंने कभी किसी को स्वीकार नहीं किया, और अपनी सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए 79 में चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, लेकिन उनको लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद 90 में इन्होंने जो है चंद्रशेखर को बनवाया, उनको भी चलने नहीं दिया। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार को बाहर से समर्थन दिया, 1 साल में उसको गिरा दिया। उसके बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को बाहर से समर्थन दिया, उसको भी गिरा दिया 1 साल के अंदर ही। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के पास जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उसको परेशान करने में, बदनाम करने में, वो चाहे आपका 98 मई का न्यूक्लियर ब्लास्ट हो, या
या 1999 में कारगिल वॉर का मामला हो, जो पाकिस्तान के लोग की सेना के लोग घुस आए थे और उसमें 1 महीने से अधिक वॉर चली थी, या कांधार हाईजैक का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस ने मैं कहूँगा नीचता की हद तक जाकर देश में विदेश में सरकार को बदनाम करने, देश का नाम खराब करने, काला करने, चेहरे पे काली पोतने का हर संभव काम किया था। लेकिन उनको ये कभी उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, जो इतना परिश्रमी होगा और इनके हर जो इनका खलनायकी वाला जो हरकत है, ये व्यक्ति उसका जवाब देने की क्षमता रखता है। प्राइम मिनिस्टर स्वयं इतना परिश्रम करते हैं कि आप उनको आसानी से कहीं उनके खिलाफ वार कर नहीं सकते। तो अब जो और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है और मैं तो कहूँगा एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस के सामने ये साफ विकल्प रख दिया है कि आपको जो है डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो आचरण अपोजिशन पार्टी से अपेक्षा की जाती है, उसके अनुरूप चलना है या देश में अराजकता पैदा करनी है। सरकार दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। दिसंबर 2019 में और जनवरी 20 में जिस तरीके से शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर जिहाद किया गया, फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में दंगा कराया गया और कपिल मिश्रा जो इस समय बीजेपी के मिनिस्टर को उसमें जानबूझ के बदनाम किया गया। उसके बाद जो है साल भर जो है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पे जिहाद किया गया। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार को लगातार डिस्टेबलाइज करने की, जनता में भ्रम पैदा करने की, सरकार की विश्वसनीयता को खराब करने की, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो, कुछ नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी देश के बाहर लगातार 10 साल से जहां भी कहीं जाते हैं, भारत सरकार की आलोचना करते हैं, भारत सरकार की प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करते हैं, अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं। भारत सरकार के जो बड़े-बड़े इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, उनकी भी आलोचना खुल के करते हैं और ये आज तो पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट को नहीं बख्शते, ये मीडिया को नहीं बख्शते, ये चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो पीएम ने साफ बात कह दिया कि भैया ये महाभारत चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर महाभारत में उसी तरीके से उसी रणनीति पे चलने को तैयार हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण की नीति थी, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो उपदेश दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने आज साफ-साफ संकेत दे दिया है कि गांडीव भी उन्होंने उठा लिया है और दूसरे हाथ में उँगली में उनके पास अब सुदर्शन चक्र आ गया है। और जो जिस भाषा में जैसे योगी जी कहते हैं ना यूपी असेंबली में, जो जिस भाषा में जो समझता है उसको उसी भाषा में समझाएँगे, लगभग पीएम ने भी यही बात कह दी है आज। लेकिन उन्होंने दूसरे जो उदाहरण है और एनालॉजी का उन्होंने अलग इस्तेमाल किया है, संदेश वही है। और घुसपैठियों से क्या हमदर्दी है इनकी? जब घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध मतदाताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो ये इतने क्यों बौखला गए साहब? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। अभी तो बिहार में ये हाल है, अभी तो झारखंड में होगा और उसके बाद बंगाल में होगा। बंगाल में तो ये एक रफ एस्टीमेट है कि 2 करोड़ से अधिक मतदाता जो है आपके विदेशी जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं और बाकायदा उनके पास मतदाता कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल भी लेते हैं, मोबाइल फ़ोन भी है, सब सुविधा वो ले रहे हैं। लेकिन जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो ये तो उसके फ़िल्टर में ये सब फँस जाएँगे। अभी झारखंड में होगा और आसाम में अभियान चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में होगा ये। यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। तो यहाँ पे जो है और इनको ये मालूम है कि लगातार 3 बार ये चुनाव हार गए हैं। लगातार 3 बार 14 में, 19 में, 24 में सारे षड्यंत्रों के बावजूद ये 100 की सीट पार नहीं कर पाए हैं। अगर 29 में भी यही हाल होता है तो कांग्रेस का भविष्य घोर अंधकार में होने जा रहा है।
और तो अब महाभारत होगा और प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल साफ आज बता दिया कि वो तैयार हैं, एकदम तैयार हैं। कहीं कोई सरकार की अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं है और उन्होंने जनता को भी बहुत अच्छे 2 संदेश दिए कि नवंबर के पहले, दीपावली के पहले जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन होगा और ये 18-12% की जो 2 स्लैब हैं, ये सब 5% में आ जाएंगे और जो सिंध प्रोडक्ट्स हैं, ये जैसे आपका तम्बाकू है, पान मसाला है, जिसका हाईएस्ट स्लैब अभी 28% है, वो बढ़ के 40% हो जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए योजना अनाउंस की है, करीब 3 करोड़ से ऊपर यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट कंपनीज के लिए, ये भी बहुत बड़ी योजना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस योजना में कोई सरकारी बैंक या कोई सरकारी विभाग इन्वॉल्व नहीं है। जो कंपनी लोगों को अपने एम्प्लॉय करेगी एज अप्रेंटिस, उसको सरकार कंपनसेट करेगी और वो पैसा दे देगी। तो इसमें भी बहुत इसका भी बड़ा व्यापक असर होने जा रहा है। और जो बात कहीं जनता में नहीं हो रही है, शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं कहा, पिछले 50 साल 60 साल के इतिहास में भारत में पहली बार इन्फ्लेशन 2% से कम है। वैसे एक बार और भी हुआ था जब इमरजेंसी थी 75 से 77 के बीच में, तब सरकार ने डंडा चला करके इन्फ्लेशन कम कराया था। लेकिन आज जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं है और कहीं कोई डंडा नहीं चला है। ये सरकार का जो कुशल इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, जिससे उसके माइक्रो और मैक्रो जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद बॉम्बे स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ा। रुपए की करेंसी की स्टेबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ा। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। इंडिया का ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पे कोई असर नहीं पड़ा। जो गुजरात में नायरा एनर्जी है, जिसमें 50% और इक्विटी रशियन कंपनी की है, रोसनेट की, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया कि हम आपसे डीजल नहीं लेंगे। नायरा ने उसको डाइवर्ट कर दिया चाइना की ओर, चाइना ने तुरंत ले लिया। अब यूरोपियन सकते में है कि भाई कि अब भारत हम पर निर्भर नहीं है। अगर हमने नहीं खरीदा तो उन्होंने उसी स्टॉक को उन्होंने भेज दिया चाइना की ओर। अब यूरोप के सामने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल का संकट खड़ा होने वाला है, बल्कि खड़ा हो चुका है। तो आज जिस दृढ़ता का प्रदर्शन प्राइम मिनिस्टर ने किया देश के अंदर और देश के बाहर, और जो तीसरा मोर्चा है, यानी एक चाइना, एक पाकिस्तान और एक देश के अंदर बैठा हुआ दुश्मनों का तीसरा मोर्चा, सबको प्राइम मिनिस्टर ने साफ संदेश दे दिया है। तो अब कोई ओहो, खुराफात होगी तो कार्रवाई होगी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।